सीधे आपको संसद में ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण जारी है। उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सोलर एनर्जी क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। देश के बिजली उत्पादन की 40% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल्स में पैदा करने का लक्ष्य देश में 9 वर्षों पहले ही हासिल कर लिया है। ये सफलता वर्ष 2070 तक नेट जीरो के हमारे संकल्प को सशक्त करने वाली है। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर भी तेजी से काम चल रही है। सरकार ने हाल में मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है। ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत में लाखों करोड़ रुपए की निवेश को आकर्षित करने वाले हैं। इससे फलस्वरूप ग्रीन एनर्जी को लेकर भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी विदेशों में हमारी निर्भरता कम होगी। देश के शहरों में प्रदूषण कम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़ी जा रही है। बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज़्यादा नए वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। नए वाटरवे से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का
बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है, उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अपूर्ण रहे हैं और ये आगे भी अपूर्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें। जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है, उसे हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है,
সংগচ্ছধ সং বদধং সং বহ मनांसी जानताम। अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable members, select paragraphs from the address by the President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to Parliament, and the rest may be taken as read. Honorable members, it gives me a great pleasure to address both houses of Parliament assembled together. A few months back, our country completed 75 years of independence and entered the Amrit Kaal. This Amrit Kaal period of 25 years is the period of golden centenary of independence and making of a developed India. In almost 9 years of my government's term, the people of India have witnessed many positive changes for the first time. Honorable members, Lord Basaveshwar had said, Kai Kave Kailash, which means Karma is worship and Shiva is in the Karma itself. Following this path, my government is actively engaged in performing the duty of nation building. Today, India has a government working at unprecedented speed and scale. Today, I express my gratitude through this session to the people of the country for electing a stable government for 2 consecutive terms. Over the years, the country has developed a stable and transparent regime in the form of DBT and Digital India. Today, the monetary benefits of more than 300 schemes are directly reaching the bank accounts of the beneficiaries. So far, an amount of more than rupees 27 lakh crores has reached crores of beneficiaries with complete transparency. To provide Har Ghar Jal, my government has started Jal Jeevan Mission. In the last few years, the government has provided Pakka houses to more than 3.5 crore poor families. The government has spent about 3.5 lakh crore for free food grains to the poor under PM Garib Kalyan Ann Yojana. 11 crore small farmers of the country are also on the priority list of my government. These small farmers have been given financial assistance of more than rupees. खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुबंध पर काम करने वाली नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। इस दौरान आमरण अनशन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों में कई स्वास्थ्य कर्मियों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भेजा गया। वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन जरूर दिया है कि वो उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार की तरफ से जल्द ही उनकी मांगों पर सही फैसला लिया जाएगा। लेकिन आंदोलनकारियों का मानना है कि पहले भी इस तरह से आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है, इसलिए उनको भरोसा नहीं है। इसलिए उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो रांची में चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल जारी है।
कई दिनों से चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस दौरान कई चिकित्सा कर्मियों की तबीयत खराब होने की भी बात सामने आई। कई की तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की, उनको आश्वासन देने की कोशिश की कि सरकार तक जल्द उनकी बात पहुंचाई जाएगी, बात कराई जाएगी और उनकी जो भी मांगे हैं उन पर सही फैसला जल्द ही सरकार की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया कि उन्हें भरोसा है सरकार पर, क्योंकि इससे पहले भी उनको कई बार आश्वासन दिए गए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आउटसोर्सिंग से काम नहीं कराया जा सकता। तो झारखंड में अनुबंध पर काम करने वाले चिकित्सा कर्मी, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी है। पिछले 14 दिन से ये चिकित्सा कर्मी लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही बातचीत की कोई पहल की गई। वहीं कल जब कुछ चिकित्सा कर्मियों की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप चिकित्सा कर्मियों से मिलने पहुंचे, उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकार की तरफ से बातचीत की पहल होगी और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, सरकार की तरफ से सही फैसला उनकी मांगों पर लिया जाएगा। लेकिन चिकित्सा कर्मियों को कांग्रेस विधायक के इस आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है, पहले भी इस तरीके के आश्वासन कई बार मिल चुके हैं लेकिन कभी उन आश्वासनों पर अमल नहीं किया गया, जिसके चलते आज उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वो तब तक अपने आंदोलन से नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को सुन नहीं लेती, उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, कोई फैसला नहीं लेती है, तब तक वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राकेश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, झारखंड में अनुबंध पर काम करने वाली नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ कर्मियों का जो हड़ताल है वो 14वें दिन भी जारी है। पिछले 14 दिनों से ये स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। बातचीत की कोई पहल सरकार की तरफ से हो पाई है या नहीं अब तक? तीन पहलुओं पे गौर करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो देखने को मिली कि अनुबंधकारी जो चिकित्सा कर्मी हैं उनकी अनशन अभी जारी है और सबसे अहम बात एक और है कि उनमें से करीब 1 दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। देर शाम कल राजेश कश्यप जो कांग्रेस के से विधायक है, जो सत्ताधारी दल में है, उन्होंने वहां जाकर बातचीत जरूर की है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलनकारी अनशन पे बैठे हुए हैं उससे निश्चित तौर पे सरकार के खेमे में भी हलचल है। सरकार के लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था चुनाव के पहले उस पर कैसे अमल किया जा सकता है और इस बारे में हो सकता है कि जल्दी कोई बातचीत का दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल, आंदोलनकारियों के हड़ताल से सरकारी खेमे में हलचल होनी भी चाहिए। राजेश कच्छप ने कल मुलाकात की आंदोलनकारियों से, उनको आश्वासन देने की कोशिश की गई कि वो अपना हड़ताल खत्म कर दे, जल्द ही सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि पहले भी इस तरीके के आश्वासन कई बार दिए गए हैं जिस पर अमल कभी नहीं हुआ, जिसके चलते उनको इस तरीके के आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होता, सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आता, तब तक वो अपने इस आंदोलन से नहीं हटेंगे। देखिए, खास करके इस मुद्दे पे बार बार बातचीत करने की कोशिश की गई थी आंदोलनकारियों की तरफ से, लगातार कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत हुई थी और इसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत जारी थी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
जिसके चलते आंदोलनकारी काफी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरीके से उनका अनशन चल रहा है ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है, लेकिन जिस तरीके से तबीयत उनकी खराब होती जा रही है तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इस बारे में भी चर्चा हो गई है। क्योंकि एक दो आंदोलनकारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक आंदोलनकारी फिलहाल आईसीयू में भर्ती है, जिनकी ऑक्सीजन पे रखा गया है, उनको ऑक्सीजन से लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से अभी भी कहीं न कहीं कोई बातचीत का दौर नहीं शुरू किया गया है, उसको लेकर काफी रोष दिखाई पड़ रहा है। जी, अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई करती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है जल्द ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। उनके आवास पर सीएम योगी के आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की। देर रात सीएम धामी उत्तराखंड महापरिषद के एक कार्यक्रम में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों के निपटारे के लिए सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि दोनों राज्यों के परस्पर जो सहयोग है दोनों राज्यों के बीच में ये आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हमारे संवाददाता अखंड प्रताप चौधरी से खास बातचीत। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हैं। और आइए बात करते हुए हम आगे निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, उत्तराखंड का एक छोटा सा हिस्सा लखनऊ में भी बसता है। आपका लखनऊ से भी रिश्ता रहा है। पहली बार जब आप आए थे तो आपने वो घोषणा की थी यहाँ पे एक हॉल बनवाने की। आज वो हॉल बना है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, आज मुझे बेहद अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर कि जिसका हम लोगों ने एक तरह से मैं कहूँ कि शुरुआत हो रही थी और उस समय में मुझे भी मेरे मन में भी अभिलाषा थे कि जल्दी ये सभागार बनकर तैयार हो। और मोहन सिंह बिष्ट जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने हमेशा जो प्रवासी लोग हैं, जो यहाँ पर उत्तराखंड के लोग हैं, उन सभी का संगठन बनाकर तमाम प्रकार के सामाजिक कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ये सभागार बनकर तैयार हो गया, इसका लोकार्पण हो गया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ का समाज हमेशा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आगे बढ़कर काम करने वाला समाज है और इसके बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ पर लोग एकत्र होकर इस पर अपने कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड से दोनों के रिश्ते रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और आपके। आप दोनों लोगों के सहयोग से जो संपत्तियों के बंटवारे का हिस्सा था वो बड़े ही अच्छी तरीके से निपट गया। क्या कुछ आगे भी प्लान हुआ है, चूंकि आज आप मुख्यमंत्री से मिलकर आए? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने जो 21-22 सालों से लंबित मामले थे परिसंपत्तियों के, उनका जो है काफ़ी सारा जो काम है, काफ़ी सारा उसका जो हमारे उत्तराखंड को मिलना था या यहाँ उत्तर प्रदेश आना था, उसका ठीक प्रकार से उन्होंने मतलब मैं कहूँ कि उस मामले को सुलझ गया है। पहले उलझा हुआ मामला था और अभी कुछ मामले रह गए हैं। उन्होंने माननीय योगी जी ने कहा है कि वो जल्दी ही उसको भी जो है उसका भी वो ठीक हो जाएगा, उसको भी निपटा देंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपका रिश्ता रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, एनडी हॉस्टल में आप रहे हैं, तो हॉस्टल के लोग आपसे बातचीत करते हुए इस बीच में बोल भी रहे हैं। तो ये लखनऊ आने पे क्या वो हॉस्टल याद आ रहा है? इस बार भी जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से लखनऊ को जो है कि ऐसा है कि यहाँ बचपन हम लोगों का बीता है और मैं कहूँ कि विद्यार्थी जीवन में तमाम विद्यार्थी परिषद के नाते और छात्रों के बीच में काम करते हुए तमाम चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली हैं और ये हम लोगों की पहली पाठशाला है, इसलिए हमेशा जेहन में रहेगी, हमेशा ताउम्र रहेगी। आपके कार्यक्रम को लेके आखिरी सवाल, आपके कार्यक्रम को लेके कल का क्या कार्यक्रम? नहीं, कल मैं यहाँ रहने वाला हूँ और 1-2 कार्यक्रमों में जाऊँगा, उसके बाद फिर वापस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। साफ कहना था कि जो बंटवारा हुआ है, परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग की वजह से हुआ है और आगे भी कुछ अगर दिक्कतें रह गई हैं उन पर भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है जल्द ही वो संपत्तियों का या और भी जो समस्याएं हैं उनका भी निपटारा किया जाएगा और ये सहयोग की जो बात है वो बरकरार रहेगी। साथ ही में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय को भी याद किया, उन दिनों को भी याद किया जब वो लखनऊ में रहते थे। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ।